दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय जो बातचीत का हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि देश में चुनावी माहौल है और खास करके जो महाराष्ट्र चुनाव का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करने के लिए जो देश की राजनीति पे काफी बारीकी से नजर रखने वाले ऐसे गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता जी को हमने आज आमंत्रित किया है। तो पहले तो हम जगदीश जी को पहले हम सीधे जोड़ लेते हैं। जगदीश जी, पहले तो हमारे मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना नमस्कार कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। जगदीश जी, आप गुजरात में रह के जिस तरह से आप देश की भी राजनीति पे एक अच्छी पकड़ रखते हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव को आप कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक हिंदी फिल्म आई थी चाइना गेट। उसमें सभी को विलन को हराना है सभी को, लेकिन किसी में भीतरी ही भीतर संप नहीं था, यानी कोई एक नहीं था। सबके अपने अपने मतांतर थे, लेकिन गोल एक था कि वो विलन को हराया जाए। जी महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है, सबको इलेक्शन जीतना है, लेकिन किसी भी पार्टी में, फिर चाहे वो महायुति हो या अनाड़ी जिसको कहते हैं वही महाअघाड़ी हो, किसी जी सर। में संप नहीं है। कांग्रेस को भरोसा नहीं है अपने साथी दलों के साथ, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे की या एनसीपी के साथ। तो फिर वहां भी देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनेंगे कि भाई शिंदे सीएम बनेंगे, या उसके ऊपर भी बहुत सारा मतांतर है। तो ये जो महाराष्ट्र की चुनाव, क्योंकि ये तो कैपिटल ऑफ द कंट्रीज है, महाराष्ट्र जो स्टेट है वो पूरे भारत का कैपिटल है, इकोनॉमिकली जी सर। आर्थिक राजधानी है, इसलिए इसका बहुत मायने रखता है ये स्टेट का चुनाव जो है वो। लेकिन कम नसीबी ये है कि जो भीतरी भीतर लड़ रहे हो, एक तो अंदरों अंदर अपने खुद ही को ही सामने सामने लड़ रहे हैं, और उसको दूसरी जगह फाइट भी तो करना है। ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन सर, गुजराती जी फैक्टर आपको इसमें कैसा असर करेगा, ये इसमें थोड़ा आप एड ऑन करिएगा। हाँ, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि गुजराती जो लोग हैं उनको न तो महायुति की और न तो ये महाअघाड़ी वाले की कोई रेवड़ीबाजी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। महायुति वाले यानी जो वो है अघाड़ी वाले ने भी, और महायुति वाले ने दो, उन्होंने 5 गारंटी दी है, जो एनसीपी वगैरह है उन्होंने, और ये फडणवीस और शिंदे वगैरह जो है उन्होंने 10 गारंटी दी है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कौन कौन सी गारंटी किस प्रकार की दी है। जी सर। ये गारंटी जो एनसीपी और शरद पवार शिवसेना वाले जो है उन्होंने क्या दी है, महिलाओं को प्रति मास 3,000 रुपया, फिर किसानों का कर्ज की माफी, 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ किया जाएगा। जो बेरोजगार है उनको 4,000 रुपया महीने उसको भत्थू यानी डीए दिया जाएगा। परिवार के स्वास्थ्य का बीमा जो है सभी को 25 लाख तक का बीमा वगैरह दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात वो है, ये सब तो मैंने कहा वो ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात हो जिसके हिसाब से पूरा चुनावी माहौल चेंज भी होगा और लड़ा भी जाएगा, वो बात अभी आ रही है, जातिगत जनगणना। ये जो राहुल सबसे गांधी लेके अहम। जो जी मुखर है, राहुल गांधी हाँ, जिसको बिल्कुल मुखरता से आवाज उठा हाँ रहे हैं। हाँ। और दूसरा एक वायदा एक वो भी किया है कि हम लोग जो रिजर्वेशन की जो कैपेसिटी यानी उसकी जो मर्यादा है 50% तक, उसको हम लोग बढ़ा देंगे, ये मर्यादा हटा देंगे। लेकिन वो तो खाली कहने की बात है, वो हटा वो नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट वाला और केंद्र वाली बात है। लेकिन पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया कि जो वादे किए गए हैं, उन सभी वादों में ये जो पैसे वाली बात है उसको हम लोग कहते हैं रेवड़ीबाजी। तो जी गुजराती सर। को हाँ जी। जी सर, तो इसी में मैं गुजरात जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से लाडली बहना योजना का जैसे रेवड़ियों खुद महायुति दे रही है, तो इसका फायदा जिस इस तरह से कहा जाता है कि हम इस तरह की जो रेवड़ियां बांटते हैं, इसके खुद ही नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, लेकिन वो खुद ही कर रहे हैं। और दूसरी बात कि गुजरात में भी 27 सालों से सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ पे महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा 3,000 रुपया? जो सुविधाएं वहां पे जिस तरह की योजना लागू कर रहे हैं कि हमारी सरकार आती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? फिर यहाँ की गुजरात की जनता ने क्या कसूर किया है?
हाँ, कसूर यही किया है कि उन्होंने भाजपा से प्रेम किया है, जी। ये उनका कसूर है, ठीक प्रेम है। करना प्रेम करना इनको भारी पड़ गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले और गुजरात के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी, ठीक है। मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो यहाँ रेवड़ीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 30 साल से सत्ता स्थान पर है, अभी ऐसा ही मुद्दा महाराष्ट्र में चलेगा, आप नोंद करके रख लीजिए। ये रेवड़ीबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि रेवड़ीबाजी तो इन लोगों ने भी की, बीजेपी वाले ने भी की। क्या किया, जैसे कि आपने कहा, वो लाडली बहन योजना 1500 रुपया देते थे, 2100 रुपया देने की बात की है। महिला सुरक्षा के हिसाब से 25,000 महिला पुलिस बनाया जाएगा, पुलिस में महिलाओं को 25,000। फिर किसानों की ऋण माफी की भी बात की है, और किसान सम्मान योजना जो है 15,000 रुपया सालाना थी, पहले 12,000 थी, वो उसको बढ़ा करके हम लोग बोलते हैं कि 15,000 देंगे। फिर एमएसपी पर जो है 20% सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, और जरूरतमंद जो भी गरीब लोग हैं उनको रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। वृद्धों को जो पेंशन 1,500 रुपया है उनको 2100 देने की बात कर रहे हैं। और महीने प्रति मास 25 नौकरी यानी रोजगार जो है वो भी बनाने की बात कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को, छात्रों को प्रति महीना 10,000 रुपया ट्यूशन फी, और 45,000 जो गांव है वहां सड़क वगैरह करेंगे। ये वादे तो इन्होंने भी किया है, लेकिन मैंने आपको कहा, ये सभी वादे पूरे देश में कोई मतदार ये रेवड़ीबाजियों से राजी होने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अभी ये पता चल गया है कि ये आफ्टर ऑल ये सभी नुकसान तो हमारा ही है, क्योंकि ये कोई जादू तो है नहीं उनके पास कि कोई हाँ, खजाना अपनी जेब निकालो से तो तो हमको लाएंगे, जनता की जेब से ही देना पड़ेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये तो सब लोग ये जानते हैं कि भाई हमारी इस जेब से निकाल करके इस जेब में देने वाले हैं, यानी मूल तो पैसा भी हमारा है और लाभ भी हमारा, गैर लाभ भी। तो रेवड़ीबाजी वाले से कोई इसमें इफेक्ट होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में जो सबसे, केवल महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में भी, और जहां पेटा चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश, वहां भी, और आने वाले सभी इलेक्शंस में भी, जो सबसे अहम मुद्दा बनने जा रहा है और हो रहा है, वो कटेंगे बटेंगे वाला है। जी सर, मैं इस पे भी आइडियोलॉजी। आऊंगा। मैं इस पे जी। भी आऊंगा, लेकिन सर जिस तरह से आपने झारखंड का नाम लिया, तो सर झारखंड में जो आदिवासी जो समाज के लोग वहां रहते हैं, तो वहां पे जो संकल्प पत्र जो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, उसमें 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, दिवाली पे एक मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा, और रक्षाबंधन पे भी सिलेंडर। तो सर गुजरात के आदिवासियों ने फिर क्या गुनाह किया है? हर चीज वहीं पे दिया जा रहा है, तो ये प्रलोभन किस तरह से दिया जा रहा है? वो जो, अगर आपको नए कंज्यूमर्स चाहिए तो कोई स्कीम तो देनी होती है, ये नए कंज्यूमर्स के लिए है। जी। जो हमारे यहाँ परमानेंट कंज्यूमर है उसके लिए नहीं है, क्योंकि उनके अच्छा। पास चॉइस नहीं है। गुजरात में चॉइस नहीं है ना, और जी वहां सर। तो भी नए ग्राहक यानी ग्राहक या कंज्यूमर्स नए बनाने हैं। तो यहाँ तो नवे क्या को है, प्रलोभन आकर्षित करने के लिए नई नई परियोजनाओं का प्रलोभन दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष जो होना चाहिए मजबूत, वो नहीं है। वो नहीं है सही। तो गुजराती लोग, आप जानते हैं सर, राहुल सर, कि गुजराती लोग एक बात मानते हैं कि अगर हमारे वोटिंग करने का कोई मतलब नहीं रहता है, विपक्ष को दो या नाटो को दो, कोई मतलब नहीं रहता है, तो बेटर है कि अगर हमें कोई परिचित शत्रु अच्छे हैं, अनजान मित्र से अच्छा है परिचित शत्रु, कि कम से कम ये मालूम तो पड़े कि ये शत्रु है। अभी जी सर। अपरिचित यानी जिसको हम जानते ही नहीं है, ऐसे मित्र का क्या फायदा, कि मालूम नहीं कभी वो हम पे रीझेंगे या तो खुश होंगे या कुछ करेंगे, पता तो है नहीं। इसमें कम से कम ये तो नक्की है कि ये कम से कम शत्रु है, समझ लीजिए। तो गुजराती लोग बहुत तोल मोल के वोटिंग करते हैं कि भाई अगर हमारा वोट देने से न तो विपक्ष सत्ता में आने वाला है, न नाटो में देंगे, तो भी न बाई इलेक्शन, फिर वापिस इलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो बेटर है जी कि सर। हम इन्हीं के साथ रहें, और मिलजुल के कुछ भी करके जितना भी हो सके इतना काम करवा लें।
तो और यहाँ जो है पूरे गुजरात में भी क्या है, यहाँ जैसे वहां पॉलिटिक्स है, राजकारण जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो है, लेकिन हमारे यहाँ समाज कारण और संबंध कारण ज्यादा होता है। संबंध कारण यानी कोई जी भी एमएलए अगर चुनावी जीतता है तो वो चुनाव इसलिए नहीं जीतता है कि उसके ऊपर कमल का ब्रांड है या हाथ का निशान है या झाड़ू वाला है, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो इसीलिए चुनाव जीतता है क्योंकि खुद की अपनी इतनी औकात होती है और खुद का अपना इतना योगदान होता है, इसलिए वो लोग चुनाव, और उसका कास्टिज्म तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर। तो कास्टिज्म का भी फैक्टर होता है, और दूसरा खुद लोग ये खाने पिलाने की बात हमारे यहाँ आम है। देखिए हर चुनाव एमएलए जितने हैं हमारे यहाँ, आप नहीं मानोगे सर, हमारे यहाँ जो भी एमएलए उनके घर पर यानी यानी एक व्यवस्था की होती है, वहां हर दिन में वो तो पर डे हर दिन 5-50 लोग अवश्य वहां खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, आनंद करते हैं। और जी जी दूसरा सर। हाँ पैसे की अगर जरूरत हो तो आउट ऑफ वे जाकर के भी उनको मदद करते हैं। तो ये लोग खुद ही के बोलो बत पर वो लोग जीतते हैं, समझ गए। तो जी गुजरात में तो वो ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है, इसलिए यहाँ अगर कोई रेवड़ीबाजी न करे तो भी गुजरात के लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं है तो क्या करेंगे। एक आईना था सो टूट गया, अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या, जब देखने वाला कोई नहीं, जल जाओ तो क्या, बुझ जाओ तो क्या। इसलिए वहां यहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यानी वोटिंग करने के लिए लाचार है या मजबूर है, या तो हाँ, निर्विकल्प है, उनके पास तीनों अब में कोई से एक। विकल्प नहीं बचा है। जी सर। ठीक है, सर ठीक सबसे बड़ा, झारखंड, हाँ। जी सर मैं माफ कीजिएगा सर, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर में मुद्दे कौन से हावी रहने वाले हैं? और अभी आपने एक नारा सुना होगा, जो अभी आपने भी सुना ही होगा, बढ़ चढ़ के चल रहा, बटेंगे तो कटेंगे, ये कितना असर करने वाला है सर महाराष्ट्र में? सब एक ही नारा और एक ही एजेंडा, एक ही बात, एक ही मुद्दा, यही होने वाला है। बटेंगे यानी तुम बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बात है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वो यहाँ से लेकर हरियाणा तक यही बात चली है। और आपको मैं बता दूं, अभी ये वोटिंग पैटर्न्स जो है अभी चेंज होती जा रही है। लोगों को इतना तो पता है कि गवर्नमेंट कोई भी कैसे भी वचन दे, वायदा करे, कुछ भी करे, लेकिन वो तो हमारा ही है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सभी लोगों पूरे देश में एक बात की हमेशा ये माइंड में घुस गई है बात, वो क्या है कि देखिए सर सलामत तो पगड़िया बहुत, पहले हम हैं तो सब कुछ है। अगर सब हमारा कुछ है। ही वजूद वजूद खतरे में होगा तो फिर क्या फायदा इस बहनी लाड़की बहन या फलानी बहन या कर्ज माफ, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। सही इसीलिए बात है। सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, और इनके खिलाफ यानी जो भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, तो उनके विरुद्ध में यानी सामने वाले क्या कहते हैं कि जुटेंगे तो जीतेंगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जुट जाइए। और मैंने आपको बताया कि जो एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले और शिवसेना गुट वाले की जो महायुति आघाड़ी उसने जो गारंटी दी, वो गारंटी में रेवड़ीबाजी माफ करो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया जो उनके पास जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, वो क्या है, जातिगत जनगणना। और ये जो अंग्रेजों वाली बात थी कि फूट डालो और राज करो, ये उनका राजपथ। ही, हाँ उनका नया वर्जन है। तो वो लोग कहते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम लोग ऐसे पिछड़े वर्गों को न्याय और दुनिया की सभी सहूलतें देना चाहते हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जाति जनगणना करो। अब देखिए ये बात वैसे भी लोलुपचन यानी लालच वाली बात है। क्यों, मैं भी चाहूंगा कि मुझे कुछ मिले, दुनिया में सभी लोगों को ये तो चाहते ही है कि भाई, खैर मैं फिलहाल ब्राह्मीण हूँ समझ लीजिए, जी लेकिन सर। मेरे जो है, हाँ किसी लोगों को हम मिला है बेनिफिट, लेकिन मुझे मेरे तक नहीं पहुंचा है। अगर कांग्रेस वाले या महाआघाड़ी वाले ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं और हो सके कि मुझे कुछ मिलता है तो कौन इनकार करेगा। तो ये जो सबसे बड़ा शस्त्र जो उनके पास है वो ये है ब्रह्मास्त्र, जातिगत जनगणना। और आपको पता है, आपको तो मालूम है, दुनिया को भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनको भी पता है कि ये सबसे बड़ा हथियार उनके पास चला जाएगा, इसलिए उन्होंने उनके एंटी क्या बोला है कि कटेंगे तो बटेंगे। बटेंगे। इसलिए हम लोग एक रहे, हिंदू एकता। और देखिए इसमें भी ऐसा है,
हम ये चलेगा क्यों, इसलिए मैं बोल देता हूँ, इसलिए चलेगा कि जो दुनिया के ये हमारे मानस में भी यही हो गया। योगी आदित्यनाथ या तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हिंदू अगर कट बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो ऐसा ही कहा कि जो कटेंगे तो बटेंगे, तो ये पूरे देश को भी तो लागू पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, जी सर। सिख, ईसाई सभी अगर एक रहेंगे तो अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन वो कुछ भी कहें, सब लोग समझते हैं कि ये लोग हिंदू को एकता की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर आप जुटेंगे तो जीतेंगे, तो वो उनका भी अर्थ यही निकलता है कि माइनॉरिटीज, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं वो सब जुट जाएंगे तो जीत जाएंगे और इन लोगों को हराएंगे। तो दोनों तरफ, मैंने कहा, महाराष्ट्र की चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन हो या झारखंड की हो या आने वाली कोई भी इलेक्शन होगा, यही सब, जैसे पहले एक ही सूत्र होता था चुनाव में, गरीबी हटाओ, कांग्रेस जी वाले कहते थे, भाजपा, ठीक है, उसी प्रकार ये कटेंगे बटेंगे वाला ही मुद्दा सबसे प्रायोरिटी में रहेगा और पावरफुल रहेगा। जी। जी सर, महायुति या महाविकास आघाड़ी आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा मजबूती किसमें दिख रही है सर? देखिए, अभी इतना तो नहीं है, दोनों में फाइटिंग चल रही है भीतर ही भीतर। तो दोनों अपने हिसाब से देखो, महा आघाड़ी जो, उनके पास मुद्दे अच्छे हैं, मुद्दे, और इनके पास चेहरे अच्छे हैं लेकिन मुद्दे कमजोर हैं। जी समझिए, ये सर। कटेंगे बटेंगे तो है लेकिन चेहरे अच्छे हैं, लेकिन चेहरे में प्रॉब्लम है। फडणवीस बनेंगे, अजीत दादा बनेंगे, या फिर शिंदे साहब बनेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था कि आप वोटिंग कीजिए और फडणवीस को जिताइए। ऐसा नहीं कहा कि आप एनडीए को जिताइए, ऐसा नहीं कहा कि आप जी जो है महायुति को जिताइए, ऐसा नहीं कहा। आप, उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस को आप फिर से जिताइए। तो अभी इनका संकेत यह हुआ कि अगर चुनाव जीतते हैं तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, उनका चेहरा ये होगा। तो उनको, मैंने आपको कहा कि चेहरे तीनों हैं। अजित पवार को बात कीजिए क्योंकि अभी वो जी। असमंजस में है, लेकिन फडणवीस और शिवसेना के शिंदे साहब, दोनों चेहरे अच्छे हैं, कोई बात, लेकिन दोनों में मुठभेड़ नहीं है, अभी मतभेद चल रहे हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम है। और उनके पास, यानी जो महाआघाड़ी लोग हैं, उनके पास क्या है, मुद्दे अच्छे हैं। ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा है, भयंकर इफेक्टिव, अगर वो काम आ गया, और काम शायद आएगा भी, तो क्योंकि महाराष्ट्र में एक वो रिजर्वेशन वाली बात भी तो चल रही है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन वाला। और इसमें ये जुड़ेंगे, अगर ये लोग कहेंगे कि देखिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो जो वो अनशन उपवास किया था किसी भाई जो वहां के लीडर से, उन्होंने, तो ये बात भी उनके खेमे में जाती है, उनके विरोध पक्ष के खेमे में जाती है। तो उनके पास मुद्दे अच्छे हैं, इनके पास चेहरे अच्छे हैं, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि कोई पूर्ण नहीं है, सभी, दोनों का दोनों अपूर्ण है। इसलिए लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं या रेवड़ीबाजी चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आइडियोलॉजिकली जो लोग अपने विचार जो है, अपने एजेंडा है, लोगों के दिलो दिमाग में उतर पाएंगे, वो जीत जाएंगे। जी। सर, इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल है जो बटेंगे कटेंगे वाले पे। अजीत पवार ने इस पे इस नारे को लेके ऐतराज जताया है सर। इसे आप किस तरह से तो देख रहे हैं? वो इसीलिए जताया है क्योंकि उन्होंने एक टिकट उनको दी थी, जो अभी जेल से बाहर आए हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज वाले को, आप जानते हैं। तो जी अजीत सर। पवार को भी ये पता है कि अगर ये युति जीत जाती है तो उनको, यानी अजीत पवार को कहीं अगला स्थान मिलने वाला नहीं है। और हो सकता है कि उनका जो पुराना जो हार्ड पिंजर उनके कबाड़ में रखा है, कबाड़ में हार्ड पिंजर, यानी जो 27,000 करोड़ या 70,000 करोड़ के कौभांडी नरेंद्र मोदी ने बताया था ना कि ये सत्तर जी सर। हजार के कौभांडी है, उनको मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो ये अजित पवार को भी तो पता है कि इलेक्शन के बाद आज उनकी जो स्थिति है वो शायद नहीं रहने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कटेंगे बटेंगे वाली बात यहाँ नहीं चलेगी। हालांकि उनको ऐसा, अगर ये युति के हिसाब से माना जाए, एनडीए के खेमे के हिसाब से माना जाए, तो उनको ये शिस्त भंग कर इसको माना जाए, जाना चाहिए, और उनको नोटिस देनी चाहिए कि भाई तुम हमारी आइडियोलॉजी जो है उनका क्यों उनके खिलाफ हो। लेकिन इनको भी तो पता है, यानी देवेंद्र फडणवीस या शिंदे या तो केंद्र में जो मिनिस्टर से, यानी अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सबको पता है कि आफ्टर इलेक्शन अजीत दादा जो है वो हमारा हिस्सा रहने वाला है नहीं। इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को भी दाना वहां डाला है।
कि अगर कुछ हो तो राज ठाकरे हमें मिल जाए, तो ये हिंदुत्व वाली बात जो बाला साहब ठाकरे वाली बात है, क्योंकि ये दोनों जो अभी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हाँ शिवाजी और बाला साहब ठाकरे, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और ये लोग जो है बाबा साहब आम्बेडकर और दलित चेहरा को लेकर के जाति जनगणना वाली बातें याद कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया परवेश की मतदारों के पास चॉइस है कि हमें कौन सी आइडियोलॉजी से आगे जाना होगा। और आप याद करके लिख लीजिए, किसी को महंगाई या बेरोजगारी या सब कुछ, ये सनातनी है, यह कभी हटने वाली नहीं है। 2 मिनट मान लिया जाए कि अभी कुछ अनाउंसमेंट हो कि महाराष्ट्र में जितने भी आज की डेट से जितने भी शिक्षित बेरोजगार या अशिक्षित बेरोजगार है, उनको कल ही कल नौकरी दी जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंतिम है, अभी अगली पीढ़ी तो आने वाली है ना। इसलिए ये सभी जी। बातें जो होती हैं, यहाँ नहीं, अमेरिका में भी ऐसा नहीं हो सकता कहीं भी कि बेरोजगार खत्म हो गया, गरीबी मिट गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बातें किसी को नहीं, अभी सबके दिमाग में एक ही बात है कि ये सर सलामत तो पगड़िया बहुत, यानी आइडियोलॉजिकली हमें किसके साथ रहना है। और इसमें जो पक्ष अपनी अपनी आइडियोलॉजी लोगों के दिलो दिमाग में उतर पाएगी, उसकी फतेह होगी। जी। सर, मेरा एक सवाल और भी है, जिससे पीएम मोदी सभी जातियों को एक होने की बात करते हैं। हालांकि नितिन गडकरी कहते हैं जो जात पूछे उसको मारो लात। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये भी भीतरी मनमुटाव का ही एक परिणाम है। नितिन गडकरी आरएसएस के जाने बिल्कुल चहीते व्यक्ति हैं, और उनको भी तो पता है, नितिन गडकरी को भी पता है कि उनका जो आरएसएस के साथ निकटतम वाला बात है, नजीकी पना है, यानी बिल्कुल वो ये सर, इसी में मोदी और थोड़ा-सा अमित। ऐड करूँगा सर, इसी में माफ़ कीजिएगा। सर, इस चुनाव में नितिन गडकरी अभी दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसमें भी आपको कुछ संशय नज़र आता है? बिल्कुल आता है सर, क्योंकि इन लोगों की आइडियोलॉजी, यानी अभी जो चुनाव के मैदान में अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, सभी का एक ही तो सूत्र है, कटेंगे बटेंगे वाली बात है। यानी जी सर, आइडियोलॉजी जी। क्लियर है कि उनको किसी कौन से मुद्दे से जाना है। और गडकरी जो है वो इनके खिलाफ है, वो तो कहते हैं कि जो कुछ जात, लेकिन आपको मैं बता दूं राहुल भाई कि ये भी थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो गडकरी ने कहा है कि जो जात पूछे उसको लात मारो। वो क्या है, जातिगत जनगणना जो करने जा रहे हैं कांग्रेस इत्यादि पक्ष, उनको कहते हैं कि अपनी कोई जाति पूछे तो उसको लात मारो। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम कटेंगे बेटेंगे वाली बात नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, जो अपने अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा मन मुटाव होता है, वो क्या बोलते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि वो दोनों तरफ लागू हो जाए। जैसे कि अभी हम कहे कि भाई शाकी जाम पीने थे मस्जिद में बैठकर, तो हल्ला गुल्ला मच जाएगा, अरे मस्जिद में बैठ के कभी जाम पिया जाता है क्या, मारो मारो। लेकिन वो कहती कि अगर दूसरी पंक्ति तो सुनो, कि या फिर ऐसी जगह बता दे जहां पे खुदा ना हो। तो ऐसी बातें हैं। तो गडकरी का जो ये निवेदन है, वो ऐसा अर्ध सत्य वाला निवेदन है कि ये भी भुना पाते हैं, ये भी भुना पाते हैं। जाति पूछो, यानी वो कांग्रेस को भी कहेंगे, अगर कोई पूछे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड अगर पूछे गडकरी जी को कि भाई आप ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि हम तो हिंदू, तो वो कहेंगे, वो कह सकते हैं कि भाई देखिए, मैंने कहा जो जाति की पूछे उनको लात मारो। जाति की बात कौन कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जातिगत जनगणना मैंने तो उनके लिए कहा है। और अगर आरएसएस वाले या उनके हितैषी कोई भी पूछे, या तो मोदी के अगेंस्ट वाले भारतीय जनता पार्टी वो पूछे, तो कहे कि भाई देखो, मैं तो कहता हूँ कि एक एक तरफ आप एक सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, और अभी कटेंगे बटेंगे वाली बात, तो ये कैसे चलेगा। तो उनको भी जवाब दिया जा सकता है, इनको भी जवाब दिया जा सकता है। इसलिए वो ऐसे संदिग्ध, जैसे हमारी भाषा में संदिग्ध यानी शंकास्पद, ऐसा विधान करते हैं कि उनका दोनों तरफ अर्थ निकलता है। ऐसी एक बात है। बात में दो बातों का अर्थ निकल रहा है, वही कहना चाह रहे हैं ना सर? जी 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 जी। जी सर। आधा ग्लास अगर खाली है, उसका मतलब आधा भरा भी है, आप कुछ भी करो, दोनों मिल सकता है, सही बात दोनों है। आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ ज्यादा भी है। भरा भी है। जी। सर, और एक मेरा सवाल है, महाराष्ट्र के परिणाम हाँ। किसका भविष्य तय करेंगे? पीएम मोदी या शरद पवार या अमित शाह, उद्धव ठाकरे या योगी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सर, उनका भविष्य, क्योंकि आपको और हमें पता है, देखिए लोगों में एक बात है, नरेंद्र मोदी की शख्सियत के ऊपर किसी को संदेह नहीं है, ये कंफर्म है। लेकिन
लेकिन क्या है कि जो हमारे देश में रह करके जो डायबेटिस जिसको लेफ्टिस्ट कहते हैं और अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, ये सभी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, उसको ये पता है कि नरेंद्र मोदी में वो मटेरियल नरेंद्र मोदी है कि वो खुद तो सफल होते ही होते हैं, लेकिन दूसरों को जो है निष्फल नाकाम कैसे किया जाता है वो भी उनके पास है। और वो इतना बड़ा आदमी बन गए हैं, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत बन के, देखिए वो विराटतम जैसे कहते हैं ना, भगवान का विराट स्वरूप, इसी प्रकार, क्योंकि वो पर्दे से अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूके, दुनिया भर के कई सभी लोगों ने उसको अपना सर्वोत्तम जो अवार्ड है वो उनसे नवाजा गया, वगैरह वगैरह। तो ये लोग कहते हैं कि अगर इनको हटा दिया जाए, यानी नरेंद्र मोदी तो जाने दो, अगर हो सकता है तो योगी क्या है, योगी बिल्कुल हिंदू ही उनको माना जाएगा, जैसे कि बाला साहब ठाकरे को भी मानते थे। तो हिंदू में क्या होगा कि कट्टर हिंदूवादी खैर अगर उनको मत दे या न दे या कुछ भी करे, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हिंदू नहीं और लोगों भी हैं और उनको भी जीना चाहिए। तो विपक्ष के पास अच्छा मुद्दा मिल सकता है कि ये तो योगी है, भगवाधारी है, उसको भगवाए हिंद करना है। ये अपने आप को जो गजवाए हिंद करने की वो बात नहीं करेंगे, वो करेंगे ये तो भगवाए हिंद करने की बात। तो बात क्या है, ज्यादा गले उतर सकती है यहाँ को भी और पूरे विश्व में भी। नरेंद्र मोदी में वो एक खूबी है कि वो भगवाधारी तो है नहीं, वो बात करते हैं बिल्कुल हिंदुत्व के लगती, लेकिन साथों साथ सबका साथ सबका विकास वो भी बात कर रहे हैं। तो उसका कोई मन टटोल नहीं सकता कि आफ्टर ऑल उनका गोल क्या है, मालूम सबको है लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता है। जैसे कि हवा, हम उसका एहसास कर सकते हैं, हवा है लेकिन उनका न कोई आकार है, न कोई रंग है, न कोई स्वाद है, न कोई गंध है तो है लेकिन है भी नहीं, नहीं भी है भी है। नरेंद्र मोदी का ऐसा है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि भाई इनको अगर इधर उधर कर दो तो कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनको भी ये पता है कि आने वाली राजनीति जो हिंदुस्तान की होगी वो बिल्कुल यही आइडियोलॉजी वाली होगी। इसलिए आरएसएस के हौस भोले जी जैसे उन्होंने भी, और भागवत जी ने, उन्होंने भी कहा है कि ये कटेंगे बेटेंगे, बात सही है। और वो लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये मुद्दा जो है वो अगले हर चुनाव में सबसे छाया हुआ रहेगा और ये तय करेगा योगी आदित्यनाथ की भूमिका को, क्योंकि ये उनका ही नारा है और पूरे देश ये एक टिकी नजर से देख रहे हैं कि अगर कोई चेंज अगर करने की नौबत आ भी जाए, अभी लोग चाहते नहीं है क्योंकि मोदी की मैंने आपको कहा शख्सियत और अलग है, लेकिन अगर उनके विकल्प में अगर किसी को नौबत आए पसंद करने की तो सबसे पहले है योगी आदित्यनाथ। इसलिए ये सभी चल रहा है और इनका ही कसौटी है, मान लीजिए। सर मेरा अब लास्ट सवाल है आप हाल सर, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, शिंदे का क्या होने वाला है? जिस तरह से इनमें जो सिर फुटबॉल चल रही है आपस में तीनों में सीएम को लेके, तो शिंदे का क्या होने वाला है सर? जैसे इसके पहले देवेंद्र फडणवीस नाराज हुए थे और हाई कमांड के कहने से डेप्यूटी सीएम बन गए थे, उसी प्रकार शिंदे साहब को भी समाधान करना पड़ेगा किसी भी तरह का। लेकिन वो बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बगावत करेंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। शिवसेना से अलग होना यानी मौत के साथ आपको लड़ाई करना है। लेकिन अगर वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे अगर वो बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए शिंदे साहब भी समाधान कुछ भी करना पड़ेगा। उनकी पोजीशन ये रहे या इनसे कोई नीचे रहे वो अलग बात है, क्योंकि ज्यादा बैठक भारतीय जनता पार्टी को ही है, उनको ज्यादा इलेक्शन में उनके ही तो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अगर वो जीत जाएंगे समझ लीजिए, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ये दावा करेगा कि भाई हमारा ही पक्ष का यानी देवेंद्र फडणवीस हो या कोई हो वो ही चीफ मिनिस्टर बने और आप डेप्यूटी रहो, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी वैसे भी पहले तो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर के लायक थे, लेकिन आपने जो कुछ भी कवायद की थी तो उनका श्रेय भी आपको दिया और हम लोग छोटे बन गए, कोई बात नहीं, चलो ओके काम चल। तो अभी आप हमारी बात सुन लीजिए, आप डेप्यूटी रहो, ये साहब सीएम बने तो कोई बात नहीं, ऐसा समाधान उनको मतलब करना पड़ेगा, बगावत नहीं कर सकते शिंदे साहब जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मंच के लिए अपना समय निकाला और आपने जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पे विस्तार पूर्वक समझाया, एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों आपने सुना जिस तरह से पूरे विषय पे राजनीतिक जो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक है उस पे जगदीश
मेहता जी ने हमें पूरा विस्तार पूर्वक समझाया और जो अभी जो हालात हैं, जो चुनावी माहौल जो महाराष्ट्र का है, उसको पूरी तरह से एक बाय एक करके उन्होंने समझाया कि इस तरह से पूरे जो जातिगण और जो समीकरण बैठ रहे हैं, वो उन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया है। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगे, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।